वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम डिस्कस करेंगे हैवेल्स इंडिया लिमिटेड के बारे में। ओके, तो कंपनी कौन सी है? हैवेल्स इंडिया लिमिटेड इज ए लीडिंग फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स कंपनी। कंपनी इलेक्ट्रिकल गुड्स बनाती है। इसमें हम यहाँ पे ऑफिशियल साइट पे जाके कैटेगरी में देख सकते हैं फैंस, लाइटिंग, स्विचेज एंड एसेसरीज, होम अप्लायंस, होम इलेक्ट्रिकल, स्विच गियर्स, ग्रीन एनर्जी। ग्रीन एनर्जी में क्या है? ईवी चार्जर, सोलर प्लेट्स, स्मार्ट होम। अब इनके ब्रांड्स कौन से हैं, किस नाम से इनके प्रोडक्ट आते हैं ना? हैवेल्स, स्टूडियो, लॉयड, हैवेल्स, क्रैबट्री एंड रियो के नाम से इनके प्रोडक्ट्स आते हैं। और बाकी इनके क्या क्या प्रोडक्ट हैं वो हम यहाँ पे देख सकते हैं डिटेल से। जैसे इनके वायर्स भी आते हैं, आयरन हीटर, वाटर प्यूरिफायर, एयर प्यूरिफायर ना। यहाँ पे हम सारे देख सकते हैं, सीलिंग फैंस, कूलर वगैरह, रूम हीटर, एसीज, रेफ्रिजरेटर्स, वॉशिंग मशीन वगैरह सारे प्रोडक्ट आते हैं। ओके, अब हम चलते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स पर। कंपनी की मार्केट कैप है 78,915 करोड़, स्टॉक भी 51.9, आरओसी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 25.3%, डेट टू इक्विटी 0.03, प्लेस परसेंट 0, रिटर्न ऑन इक्विटी 18.8%। अगर हम 10 साल का पी देखें तो मीडियन पी जो कि 64.4 का है, और अभी स्टॉक पे कितना चल रहा है? 51.9, 51.9। 5 साल के टाइम फ्रेम पे देखें तो करंट वैल्यूएशन पी के हिसाब से लोएस्ट एवर है। अगर हम पी के हिसाब से वैल्यूएशन देखें तो काफी सस्ता मिल रहा है ना? इसका मतलब ये है दिसंबर 2024 में जो सेल्स 4,889 करोड़ की थी वो बढ़ के 5,588 करोड़ हो गई है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिसंबर 2024 में 426 का था, दिसंबर 25 में 516 करोड़ का। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 377 करोड़ से 408 करोड़ हो गया, बढ़ गया। और नेट प्रॉफिट भी 278 करोड़ से बढ़ के 300 करोड़ का हो गया। तो अगर हम देखें तो पिछले क्वार्टर की तुलना में बढ़ोतरी हुई है नंबर्स में। सेल्स जो 2014 में 8,000 करोड़ की हुआ करती थी वो टीटीएम यानी ट्रेलिंग 12 मंथ यानी लास्ट के 4 क्वार्टर्स में 22,366 करोड़ की हाईएस्ट एवर है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 2,227 करोड़ का भी हाईएस्ट एवर है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो किसी टाइम पे 594 करोड़ का था वो बढ़ के हो गया 1,993 करोड़, हाईएस्ट एवर है। और नेट प्रॉफिट 446 करोड़ से बढ़ के 1,483 करोड़, हाईएस्ट एवर। और ईपीएस भी 23.70 का। रिजर्व्स जो किसी टाइम पर कंपनी के रिजर्व हुआ करते थे 1,604 करोड़ यानी शेयर होल्डर्स का जो पैसा है ना, वो बढ़ के हो गया है 8,608 करोड़। मतलब इस शेयर होल्डर्स का पैसा लगातार बढ़ा, कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है। जो बोरोइंग्स किसी टाइम पर इनकी 1,604 करोड़ की जब कंपनी के पास रिजर्व्स थे उस टाइम बोरोइंग्स थी 1,054 करोड़ की। तो मार्च 2020 में इनकी बोरोइंग्स हो गई थी 72 करोड़ के। उसके बाद बढ़ना दोबारा स्टार्ट हो गई। तो अगर हम इसको देखें तो ये बोरोइंग्स कौन सी वाली बढ़ी थी? पहले इनकी बोरोइंग्स होती थी शॉर्ट टर्म्स एंड लॉन्ग टर्म बोरोइंग, पर 2021 से देखें 2020 के बाद में तो इनकी लीज लाइबिलिटीज बढ़ी है जो कि बोरोइंग्स का हिस्सा होती है, इनको बोरोइंग्स में काउंट किया जाता है। लीज लाइबिलिटीज क्या होती हैं? जैसे कंपनी अपना प्रोडक्शन करने के लिए जगह, प्लांट, मशीनरी वगैरह जो भी किराए पर लेती है ना, उसको उनको किराया देना होता है। तो उस चीज को यहाँ पे बोरोइंग्स में दिखाया जाता है क्योंकि वो पैसा इनको देना होता है, कंपनी से वो पैसा जाता है आने की बजाय, उस वजह से वो बोरोइंग्स में काउंट किया जाता है। फिक्स्ड एसेट ये कंपनी की ग्रोथ को दर्शाता है। 1,600 किसी टाइम पर 1,600 का था ये, और ये बढ़ के 4,651 का है। मतलब कंपनी लगातार एक्सपेंशन कर रही है अपने बिजनेस में, है ना। इस चीज को हम यहाँ पे देख भी सकते हैं, जो किसी टाइम पे प्लांटेड मशीनरी ये लगातार इंक्रीज हो रहे हैं। लैंड देख लो, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, इक्विपमेंट्स वगैरह सब कुछ इंक्रीज हो रहा है। मतलब कंपनी एक्सपेंशन कर रही है अपने बिजनेस में। और यहाँ पे हम एक चीज और देख सकते हैं, CWIP यानी कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। ये काम अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। जैसे ये पूरा होगा यहाँ पे प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगी, ये फिक्स्ड एसेट में आ जाएगा। इस चीज से जो पैसा आ जाएगा उससे भी ये भी हाईएस्ट हो रहा है, और इनसे जो पैसा आएगा, जो कमाई होगी, वो नेट प्रॉफिट में भी बढ़ोतरी होगी। तो CWIP हाईएस्ट हो रहा है, फिक्स्ड एसेट हाईएस्ट हो रहा है।
अब अगर हम अदर एसेट्स में देखें तो कंपनी के पास कैश कितना है, 1462 करोड़ का, है ना। उसमें से अगर ये 286 करोड़ दे भी देते हैं तो लगभग 1150 करोड़ के आसपास कंपनी के पास कैश बचता है, और कंपनी जीरो डेप्ट यानी डेप्ट फ्री कंपनी हो जाती है। कैश फ्लो में देखें तो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी मार्च 2014 से लेकर मार्च 2025 तक एक भी साल इनका कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी माइनस में नहीं गया। ये मैनेजमेंट की नीयत को दर्शाता है कि जो पैसा ये कमाते हैं, जो बुक्स में आता है वो बुक्स में दिखाते भी हैं, जो पैसा इनकी जेब में आता है वो दिखाते हैं ना। अब हम चलते हैं इनसाइट्स में। इंस्टॉल्ड सोलर कैपेसिटी फॉर सेल्फ कंजप्शन, जो खुद के कैपेसिटी के लिए सोलर कंजप्शन की जो प्रोडक्शन हाउस में जो ये यूज में लेते थे जो एनर्जी, वो जो कैपेसिटी थी किसी टाइम पर 2019 में 3.8 मेगावाट थी, उसको बढ़ा के इन्होंने के लिए कर लिया 15.6 का, 5 गुना, लगभग 5 गुना, है ना। इसका मतलब क्या है कि जो पैसा इनको पहले बिजली का बाहर देना पड़ता था, अब वो पैसा सीधा सीधा इनके पास ही रहेगा, है ना। वो बाहर जाने के बजाय इनके पास खुद के पास बचेगा बिजली का जो पैसा था। लोयड एसी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी मिलियन यूनिट्स, जो किसी टाइम पर मार्च 2020 में 1 मिलियन बनाती थी कंपनी एसी, जो वो इन्होंने 5 साल में बढ़ाकर उसको 3 गुना कर लिया है, 3 मिलियन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि कंपनी को आने वाले समय में एसी की भारी डिमांड की उम्मीद है। नंबर ऑफ डीलर्स 10,000 से बढ़ के 16,324। एक्टिव एसकेयूज, जो किसी टाइम पे 1800 था, वो बढ़ के हो गए 20,000। एसकेयू का मतलब क्या होता है, एसकेयू का मतलब होता है अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट्स। हैवल्स ने अपनी वैरायटी को बहुत तेजी से बढ़ाया है ना। तो अब इनके ग्राहकों के पास, जो इनका कस्टमर बेस है, उनके पास पहले की तुलना में 9 गुना ज्यादा विकल्प है। ये चीज हमने यहाँ पे देखी हुई थी कि इनके प्रोडक्ट्स देखें तो काफी सारे प्रोडक्ट्स हैं इनके, है ना। तो इस चीज का मतलब ये है। एक्सक्लूसिव ब्रांड स्टोर्स, मार्च 2020 में कंपनी के ब्रांड के पास स्टोर थे ब्रांड के 650, जो बढ़ के हो गया 1,000। ये चीज क्या दर्शाता है, ये चीज ये दर्शाता है कि इनकी लोगों तक रीच बढ़ी है, ये लोगों के पास गए हैं, है ना। नेटवर्क इनका मजबूत हुआ है, जिससे इनका माल छोटे शहरों तक आसानी से पहुंच रहा है। इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग शेयर्स, ये इनके पास जो जगह है ना, वो इसमें अपनी अक्षमता का ये 90% प्रोडक्शन कर रहे हैं। मतलब कंपनी अपना ज्यादातर सामान खुद अपनी फैक्ट्री में बनाती है, बाहर से नहीं खरीदती। इससे क्वालिटी पर कंट्रोल रहता है और मार्जिन बेहतर होते हैं। रिसर्च पर पहले जितना ये 0.79 रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर है। मतलब अपनी चीजों को बेहतर बनाने के लिए, अपने प्रोडक्ट्स को बेहतर बनाने के लिए जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, उसमें ये पहले 0.79% यानी 1% से भी कम पैसा खर्च करते थे, और अब करते हैं 1.19। ये था ईयरली पे। हम क्वार्टरली में देखें तो केबल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ये है 90% यूज में ले रहे हैं। जो केबल को जो प्रोडक्शन हाउस है इनका, वहां पे अपने क्षमता का ये 90% यूज में ले रहे हैं। वायर्स जो घरेलू तार आते हैं, है ना, ये यहाँ पे इसकी क्षमता का यूज में ले रहे हैं 65%। इसका मतलब है कि कंपनी बिना नई फैक्ट्री लगाए भी अपनी वायर्स की सेल को काफी बढ़ा सकती है, और प्रोडक्शन भी काफी बढ़ा सकता है, क्योंकि इनके पास अभी भी जो क्षमता है उसका 65% यूज हो रहा है ना। तो 35% और अगर यहाँ से ग्रोथ होती है तो यहाँ पे इनको नए प्लांट लगाने की इसके लिए जरूरत नहीं होगी। ओके, तो ये हमने इनसाइट्स भी समझ लिया पूरा। अब हम चलते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में। प्रमोटर के पास कितना है, 59.38। एफ आई के पास 17.96। डी आई के पास 16.53। पब्लिक के पास कितना है, 5.95। तो मोटा मोटा हिसाब ये है कि 100% में से 94
0.05%, मोटा मोटा मान लेते हैं, राउंड फिगर में 94% होल्डिंग स्ट्रॉन्ग हैंड्स के पास में। स्ट्रॉन्ग हैंड्स कौन कौन होते हैं? प्रमोटर्स, FI, DI, जो कि सबसे स्मार्ट लोग होते हैं, इनके पास है। पब्लिक के पास है ओनली 6%। छह तो मैंने बता दिया, बाकी छह है नहीं, तो मान सकते हैं 6% है ओनली। तो यहाँ पे इनको अच्छी खासी ग्रोथ नजर आती है। फिर एक चीज कि ग्रोथ क्यों नजर आती है इसमें, उस चीज को हम समझते हैं। जैसे इंसान की बेसिक नीड्स होती हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, है ना। सबसे पहले वो इन पर ध्यान देता है। लेकिन जब उसके पास पैसा आने लगता है, उसकी इनकम बढ़ती है, उसकी सैलरी आने लगती है, वो पैसा कमाने लगता है, तो फिर वो जो और जरूरत होती है, जैसे मान लो घर में पहले पंखा था, पहले फैन नहीं था, किसी भी पेड़ के नीचे चारपाई डाल के बैठ जाते थे, है ना। फिर वो झोंपड़ी में रहता था। फिर वो जैसे पैसा होगा, इनकम बढ़ेगी, वो पक्का घर बनाएगा, है ना। वहां पे लाइटनिंग वगैरह लगाएगा। मतलब एक घर में मान लो 6 कमरे हैं, तो 6 कमरों में अलग अलग लाइटें लगेंगी, वायर्स डलेंगे, अलग अलग फैंस डलेंगे, है ना। और ज्यादा अगर उसकी इनकम है तो अलग अलग रूम के अलग अलग एसीज होंगे, अलग अलग लाइटनिंग होंगे। तो जैसे जैसे मतलब इंडिया ग्रो करेगा, इंडिया ग्रो क्यों करेगा कि लोगों की अगर इनकम बढ़ती जाएगी, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, तो उससे GDP बढ़ेगी, तो इस चीज का सीधा सीधा असर इन चीजों से है ना। तो यहाँ पे चीजों को ऐसे समझने की जरूरत है कि ये बिजनेस ग्रो क्यों करेगा। तो इसमें अभी 150 करोड़ की आबादी में अगर मान लो ये दो चार कंपनीज हैं जो मार्केट लीडर्स हैं, ये अगर अलग अलग भी इनका वो सेम प्रोडक्ट्स भी बनाते हैं, तो अभी स्कोप बहुत ज्यादा है। मान लो हैवल्स है, वोल्टास है, हैवल्स की भी ऐसे आते हैं, वोल्टास की भी आते हैं। तो ये 150 करोड़ की आबादी में इतना ज्यादा नंबर, ये नंबर इतना ज्यादा है कि मतलब इनके दोनों के प्रोडक्ट्स बिकते रहेंगे। ओके। तो चीजों को ऐसे समझने की जरूरत है। हमने बिजनेस भी समझ लिया, हमने प्रोडक्ट समझ लिए, हमने फाइनेंशियल समझ लिया, है ना। और हमने ये भी समझ लिया कि फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है तो वो किस वे में है ना। फिर मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ इसमें, एक मंथ का चार्ट लगा लेते हैं कि स्टॉक प्राइस ने स्टार्टिंग से लेकर अब तक कितना रिटर्न दिया है ना। ये लिस्ट हुई थी ऑलमोस्ट 2001 के आसपास। वहां से अगर हम देखें तो किसी टाइम पर कंपनी का स्टॉक प्राइस चला था 1 रुपए, और जो अक्टूबर नवंबर 2024 में हाई बनाया था वहां तक देखें तो 18,180% का रिटर्न। मतलब 181 गुना पैसा बना है। 1 रुपए का 181 रुपए, छोटा नंबर नहीं होता है ना। जैसा हमने कल की वीडियो में डिस्कस किया था कि मल्टीबैगर्स निकलते कहां से हैं, जब हम अपने आसपास चीजों को देखते हैं, उन चीजों को समझते हैं कि मतलब कौन सा प्रोडक्ट बेटर है, कौन सा लोग ज्यादा यूज में लेते हैं, तो वहीं से मल्टीबैगर निकलते हैं। ओके। तो अभी हम इसका करंट सिनारियो समझते हैं कि करंट सिनारियो है क्या। तो यहाँ पे एक ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा था, ये वाली रेंज जो लगभग 1100 1150 के आसपास थी, है ना। यहाँ पे एक V20 रेंज है। V20 मतलब ग्रीन कैंडल्स होनी चाहिए, और लगातार ग्रीन कैंडल होनी चाहिए, वो उनके बीच में कोई भी रेड कैंडल नहीं होनी चाहिए। और उनका जो मूवमेंट है, मतलब ये यहाँ से बनना स्टार्ट हुई तो इसके लो से, और जो जो आखिरी ग्रीन कैंडल बनी है, मतलब फर्स्ट ग्रीन कैंडल के लो से, और उस रेंज में जो लास्ट ग्रीन कैंडल बनी है उसके हाई तक वो स्पेस होना चाहिए 20% या 20% से ज्यादा, तो उसको हम V20 बोलते हैं ना। ये यहाँ पे एक्टिव हो गई थी हालांकि, कितने तारीख को, 10 दिसंबर को। लेकिन उसके बाद से ये स्टॉक मार्केट के सेंटीमेंट की वजह से नीचे आ रहा है। कभी कभी इसमें टाइम भी लग जाता है ना, जरूरी नहीं कि ये जब एक्टिव हो उसी समय चलना स्टार्ट कर देता है। पर ये अगर हम, कंपनी अच्छी है, कंपनी बिजनेस अच्छा है, तो ये पूरे होते हैं टारगेट्स। अगर हम करंट प्राइस से लेकर V20 की रेंज तक करें तो ये हमारा टारगेट 33% का गेन आता है। ओके। एक जैसे हमने समझा कि फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट अच्छी है, कंपनी के फाइनेंशियल सुपर है ना, और कंपनी अपने सेक्टर की मार्केट लीडिंग में से एक है।
तो यहाँ पे हम दो ट्रेड कर सकते हैं, एक तो ये 33% के लिए और एक ऑल टाइम हाई के लिए, जो कि कितना आता है करंट प्राइस है ऑल टाइम हाई ले तो 65%। ओके। तो मेरा मकसद आप लोगों को किसी भी तरह की टिप देना नहीं है, मेरा मकसद आप लोगों को सिर्फ ये सिखाना है कि कैसे हम बिजनेस समझ सकते हैं, कैसे हम मल्टीबैगर स्टॉक, एक मल्टी स्टॉक की मल्टीबैगर स्टोरी होती है वो कैसे समझ सकते हैं, कैसे हम बिजनेस एनालाइज कर सकते हैं, कैसे हम फाइनेंशियल देख सकते हैं, है ना। हाँ, अगर हमें चीजें देखनी है तो हमें किस नजरिए से उनको देखना चाहिए, कैसे उनकी फ्यूचर प्रोस्पेक्ट, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट होगी, है ना, इनका फ्यूचर क्या है। मेरा मकसद आपको सिर्फ ये समझाना है। ओके। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें, ताकि और भी लोग हमारे साथ जुड़कर चीजों को अच्छे से सीख सकें, समझ सकें। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।